Hi everyone. So after the SEBI Grade A phase 2 is over, many people are sure that they would get the interview call क्योंकि 70, 75, 80 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं. हालांकि ये लोग काफ़ी कम हैं शायद, बट इनको तो अभी इंटरव्यू की तैयारी करनी है. और जो 60 से 70 की रेंज में, दे आर नॉट श्योर इंटरव्यू कॉल आएगी या नहीं. बट उनमें भी काफ़ी लोग हैं जो अभी शायद इतने बिजी नहीं हैं. दे वांट टू यूज़ दिस टाइम कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाना चाहिए. आई थिंक इंडीड इट्स अ वेरी गुड डिसीजन. अगर आप सेबी फेज 2 दिए हैं और आपकी 60 प्लस बन रहे हैं और आप अभी किसी और इम्पॉर्टेंट टास्क में या प्रिपरेशन में बिजी नहीं है, यू शुड स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन विदाउट डाउट. सो आई टॉक अबाउट व्हाट शुड बी प्रिपेयर्ड इन द इंटरव्यू फॉर द अपकमिंग सेबी ग्रेड इंटरव्यू. अगर वो कॉल आती है तो अभी स्टार्ट करना सही रहेगा, और क्या क्या प्रिपेयर करना है लॉन्गर टर्म में उसकी हम बात करेंगे. बिफोर आई गो हेड, जो लोग सेबी के अगले साल की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आई वुड लाइक टू टेल यू कि वी हैव दिस सेबी असिस्टेंट मैनेजर गाइड बुक विच इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट. यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक फ्रॉम द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इसमें आपको प्रिपरेशन के लिए फ्री पीवाईक्यूज मिल जाएंगे. ठीक है, पिछले जितने भी सेबी के साइकिल हुए पीवाईक्यूज मिल जाएंगे. आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा जो आप अच्छे से देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है. और तीसरा, आपको लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी मिल जाएगा जो आपकी सेल्फ प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं. तो आप इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. जैसा मैंने बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ व्हाई इंटरव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके सपोज कीजिए 63 मार्क्स आते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100 इन फेज 2. एक आइडिया ले रहे हैं, तो अगर जब हम इसको मैं 85 से स्केल करूंगा तो ये मेरे मार्क्स बन जाएंगे अराउंड 53.55. अब ओवरऑल कट ऑफ एज्यूम करते हैं 65 जाते हैं. एजम्पशन है, कम भी आ सकती है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल. तो अब इंटरव्यू में मुझे कितने चाहिए? इंटरव्यू में मुझे चाहिए अराउंड अबाउट 11.5 मार्क्स टू रीच दिस 65. अब ये 11.5 बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एवरेज मार्क्स, आपके एवरेज मार्क्स क्या रहेंगे इंटरव्यू में? 9 to 10 जनरली. जो ये एडिशनल 1.5 मार्क्स है, ये उसी को मिलेगा भाई जो एक एक अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी नॉलेज, अच्छा एटीट्यूड, अच्छी छवि वहां प्रदर्शित कर पाएगा. तो ये 1.5 मार्क्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ जल्दी तैयारी करने से आ जाएंगे या ज्यादा तैयारी करने से आ जाएंगे या ज्यादा प्रैक्टिस करने से आ जाएंगे. नहीं, वो तो जरूरी है ही. साथ में एक ओवरऑल लक्ष्य अगर आप मन में लेके चलेंगे कि लेने हैं, तो रास्ता अपने आप बनता जाएगा, जिसमें मेहनत तो लगे ही लगेगी, साथ में स्मार्ट वर्क भी लगे. तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया. हो सकता है फाइनल कट ऑफ 64 चली जाए, तो जिसके अभी 62 होंगे, 62 आउट ऑफ 100 होंगे, वो इस स्थिति में होगा कि इंटरव्यू में उनको 11-12 मार्क्स लाने होंगे जो अबव एवरेज हैं. और शायद जब इंटरव्यू में अगर आपके वो 11, 11.5, 12 मार्क्स नहीं आते, 9-10 मार्क्स आते हैं और फाइनल कट ऑफ से आप 1-1.5 मार्क्स से रह जाएंगे, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि शायद फेज 2 में वो एक क्वेश्चन सही कराता या इंटरव्यू की ज़्यादा तैयारी कर लेता. अब फेज 2 तो हाथ से निकल गया है, लेकिन इंटरव्यू का शायद आपके मन में ना आए, तो इंटरव्यू की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा. अब इंटरव्यू में सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें जनरली लगता है कि पर्सनालिटी और नॉलेज के बेस पे ही इंटरव्यू में मार्क्स मिलते हैं. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ठीक है, एक अच्छी पर्सनालिटी और अच्छी नॉलेज वाला बंदा हमेशा इंटरव्यू में कहीं ना कहीं अच्छा करके आएगा. बट मुझे लगता है कि पर्सनालिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी एनी डे, एनी डे. ठीक है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एनी डे इज ग्रेटर देन पर्सनालिटी. तो अगर हमें लगता है कि पर्सनैलिटी है कि हम अच्छी इंग्लिश बोलें, फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, बड़े बड़े वर्ड्स का हम उपयोग करें, ठीक है, बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाएं, तो शायद उससे हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरा मानना है कि अगर आप पर्सनालिटी रखते हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं फायदा है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप ऑनेस्टी रखें, इंटीग्रिटी रखें. और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में काफी बार हम चीजें छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पे आ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाता है. और जब झूठ पकड़ा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपको सिलेक्शन नहीं देगा, कभी भी हायर मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि उनकी नजरों में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी वुड बी ग्रेटर देन योर पर्सनालिटी. इसी तरह नॉलेज बहुत जरूरी है. नॉलेज बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं, बट उससे भी शायद इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड, द लर्निंग एटीट्यूड, द एटीट्यूड टू बी फ्लेक्सिबल, द एटीट्यूड टू एडजस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉलेज यू कैन बी ट्रेन्ड अपॉन. ठीक है, और वैसे भी आपने नॉलेज का प्रदर्शन दे दिया है जो आप अभी इतना फेज 2 में पढ़ के मार्क्स लेके आए हो. बट नॉलेज यू कैन बी ट्रेन्ड अपॉन. वो आपको अगर
पहले से ही एज्यूम करके लेते कि आपको सारे काम की नॉलेज है, तो वो आपको नहीं ले रहे होते, किसी स्पेशलिस्ट को ले रहे होते। तो एटीट्यूड इज समथिंग विच इज इनग्रेन्ड, वो शायद सिखाया नहीं जा सकता है, नॉलेज सिखाई जा सकती है। तो वो नॉलेज तो टेस्ट करेंगी, साथ साथ में आपका एटीट्यूड भी टेस्ट करेंगे कि भैया क्या बंदा फ्लेक्सिबल है, क्या बंदा सीखने की क्षमता रखता है, क्या बंदा हम्बल है। ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी, तो आप इन चीज़ों पे तो ध्यान दीजिए ही दीजिए, साथ में इन चीज़ों को भी इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। अब इंटरव्यू की तैयारी में कौन कौन से पिलर्स हैं, मेरे हिसाब से आपको 6 पिलर्स की तैयारी करनी है। पहला पिलर आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, दूसरा पिलर सेबी के बारे में हमें जानना है, तीसरा पिलर हमें करंट अफेयर्स के बारे में जानना है, चौथा हमें कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, फिर मैनरिज्म जिसको हम पर्सनालिटी का पार्ट भी मानते हैं वो हमें अच्छे से समझना है, और कुछ हमारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, हमारे दिमाग में कुछ डाउट्स होते हैं कि मैं एवरेज कॉलेज से हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, मैं तो 30 साल का हो चुका हूँ। इन सिक्योरिटीज को कैसे कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है, इस चीज की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको डैफ के बारे में बताऊं तो डैफ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका जो इमेज है वो डैफ से ही बनना है। वो आपको व्यक्तिगत पर्सनल तौर पे दे डोंट नो यू, दे हैव योर फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ड अपॉन योर डैफ। सो इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल कि आप डैफ को अच्छे से भरें, खास करके डैफ में स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, अगर आप पेन पेपर से भर रहे हैं कटिंग ना करें, बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और डैफ में जो पूछा गया है उसके रेलेवेंट चीज़ ही भरें। ठीक है, कई बार हम पूछा कुछ जाता है और कुछ और भर रहे होते हैं, तो ये चीजें गलतियां आप कभी भी मत करें, और डैफ को अच्छे से एनालाइज करें। एनालाइज करने का मतलब है डैफ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। इफ यू हैव मेंशन्ड योर फादर्स प्रोफेशन इज अ बिजनेसमैन, दे माइट आस्क यू व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन योर फादर्स बिजनेस। तो इस तरह से एग्जांपल दे रहा हूं, दे कैन रिलेट एनीथिंग विद व्हाट यू हैव रिटन इन योर डैफ। सबसे इंपॉर्टेंट डैफ में होता है, अगर आपका वर्क एक्स है तो वर्क एक्स से दे विल श्योरली आस्क यू क्वेश्चंस। ठीक है, श्योरली 100% आपके वर्क एक्स पे वो क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रेजुएशन या जो भी आपकी पढ़ाई है वहां से कम चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस पूछने के। ठीक है, आई वुड से 10% चांस ही रहेंगे कि वहां से किसी सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर कई बार हम कुछ सर्टिफिकेशंस मेंशन करते हैं, ठीक है, कोई सर्टिफिकेशन है या कोई अवार्ड है इन दैट एरिया जो कि सेबी से रिलेटेड है, कोई डेरिवेटिव्स है, कोई फिनेंशियल इंक्लूजन है, तो वहां से भी 100% चांस है कि वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। बाकी आपकी हॉबीज वगैरह पे क्वेश्चंस जनरली रहते हैं, 60-70% चांस है कि क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ से आई एम डेड श्योर कि मेरा 10 मिनट का इंटरव्यू मिनिमम मेरे डैफ के बेस पे चलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप डैफ में जो भी भरें सच भरें, सोचकर भरें, और उसको अच्छे से एग्जामिन करके जाएं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस वो मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट सेबी। सेबी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेबी की वेबसाइट पे जाना है। सेबी की पूरी हिस्ट्री वेबसाइट पे दी हुई है, उसके पर्पस एंड वैल्यूज को पढ़ें, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ें, उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ें। बहुत ही बेसिक नॉलेज है। एवरी एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट्स कि आपको इतना तो पता होगा अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। और सबसे बढ़िया तरीका सेबी के बारे में जानने का कि सेबी क्या क्या कर रही है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं, उसके लिए आप सेबी का एनुअल रिपोर्ट पढ़िए। बड़ा है बट इसको चार्ट लीजिए, मैं तो बोलूंगा इन योर आंसर्स ऑल्सो गिव अ रेफरेंस ऑफ सेबी एनुअल रिपोर्ट, हाउ लुक इट वुड गुड व्हेन यू विल रेफर सेबी एनुअल रिपोर्ट इन आंसर्स। वाओ, एग्जामिनर बोलेगा बंदा अच्छा है, नॉलेजेबल है। फिर कई बार करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, जैसे अभी यूएस ईरान वॉर हो रहा है, यूएस ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो करंट अफेयर्स में चलती रहती हैं, विच माइट नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क प्रोफाइल और सेबी सिलेबस, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। तो करंट अफेयर्स में सेबी रेगुलेशंस तो पढ़नी ही पढ़नी है। फाइनेंस और इकोनॉमी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इन्फ्लेशन में क्या चल रहा है, आरबीआई क्या कर रही है, सेबी क्या कर रही है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आप एडिटोरियल्स भी पढ़ते रहिए, दे वुड बी ऑफ गुड हेल्प टू यू। साथ साथ में जैसा मैंने बताया, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज इन करंट अफेयर्स, जैसे वॉर चल रहा है, टैरिफ्स के ऊपर बात हो रही है, वो चाहे आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है बट उसके ऊपर आपका एक व्यू पॉइंट जरूर होना चाहिए। दे माइट आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। फोर्थ इज स्टैटिक नॉलेज। अब इसमें कंपनी लॉ, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, मुझे नहीं लगता वो आपसे पूछेंगे अनलेस एंड अनटिल आपको कॉमर्स बैकग्राउंड है।
अगर आपका बैकग्राउंड है तो शायद जैसा मैंने बोला वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कुछ पूछ सकते हैं, मैकेनिकल वाले से मैकेनिकल का पूछ सकते हैं, कॉमर्स वाले से अकाउंट्स का पूछ सकते हैं। बट अदरवाइज अगर जैसे आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, मुझे नहीं लगता वो आपसे कंपनी लॉ, कॉमर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट के बारे में पूछेंगे। हाँ, फाइनेंस और इकोनॉमी की कुछ टर्म्स आपको आनी चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, उसके बारे में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। या जब आप कोई आंसर्स देंगे वहां पे वो टर्म्स आएंगी तो दे माइट जस्ट क्रॉस क्वेश्चन यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म। तो मेरे हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा पढ़िए, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी और इन्फ्लेशन के बारे में पढ़िए। ठीक है, यहाँ वैसे इन्फ्लेशन दोबारा मैंने लिख दिया है। कैपिटल मार्केट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट्स के बारे में पढ़िए, बॉन्ड और मनी मार्केट्स के बारे में पढ़िए, डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़िए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़िए। ये कुछ एरियाज है जो मुझे लगता है आपको आने चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप सेबी के कुछ, सेबी एक्ट है जैसे, ठीक है, सेबी एक्ट को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। सेबी एक्ट 1992 है मेरे मेरे हिसाब से। ठीक है, डिपॉजिटरी एक्ट है, ये आपके सिलेबस से नहीं है बट सेबी के ये मेजर एक्ट्स हैं। सेबी एक्ट हो गया, डिपॉजिटरी एक्ट हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस हो गई। आप इन पे थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। थोड़ा अगर आपको कहीं मौका मिलेगा तो आप इनका रेफरेंस दीजिएगा अपने इंटरव्यू में। आई थिंक दैट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यू पैनल। फिफ्थ है जो मैनरिज्म है। मैनरिज्म की हम बात करें तो मैनरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ अनकही बातें भी आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं। आप किस तरह से बैठते हैं, आपका सिटिंग पोस्चर कैसा है। अगर सिटिंग पोस्चर टेढ़ा रहेगा, इस तरह से आप बैठे हो या थोड़ा ऐसे बैठे हो, दैट विल नॉट लुक गुड। आपको बहुत अच्छे से with your knees folded against the chair and hands or your knees with your back straight, इस तरह से बैठना है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी। मैं आपको एरियाज बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। प्रॉपर आई कांटेक्ट कैसे करना है, एक ही बंदे से आई कांटेक्ट करना है या फ्लीटिंग आई कांटेक्ट के सब लोगों से मुझे आई कांटेक्ट करना है। देन ओवरऑल आपकी मतलब बॉडी लैंग्वेज कैसी है, या आप हैंड मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, आपके शोल्डर्स कैसे हैं, ठीक है, आपके फेस के क्या एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके इंटरव्यू में मैटर करती हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस इन चीज़ों से इंप्रेशंस बनाए जाते हैं, तो इंटरव्यू में तो बनाए ही जाएंगे। तो इंटरव्यू में एक अच्छा मैनरिज्म, एक अच्छी पर्सनालिटी डिपिक्ट करने के लिए सबसे पहले ड्रेसिंग को समझिए। ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, एरियाज बता रहा हूँ। रूम में कैसे एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, जैसे काफ़ी लोग एग्जिट करते हुए मुड़ के देखते हैं, कभी नहीं देखना चाहिए। आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, सिटिंग पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हैंड मूवमेंट्स कैसे होनी चाहिए। अगर आप किसी बात पर इंटरव्यू से डिसएग्री करते हो तो कैसे डिसएग्री करना चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आई डू नॉट नो किस टोन में कहना चाहिए, किस तरह से कहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिपिक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, और ये मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बट इट कैन बी चेंज्ड टू लुक मोर प्रोफेशनल। ठीक है, बाकी काफ़ी लोगों को इनसिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं ये बोलूँगा, ज़्यादा सोचो मत। लोगों को लगता है कि सर मैं एवरेज कॉलेज से हूँ, मेरे ट्वेल्थ में मार्क्स कम हैं, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स नहीं है, और भी कितनी ही इनसिक्योरिटीज होते हैं, या मेरे गैप ईयर्स ज़्यादा हैं। See, I would say they are not being biased, they are giving equal opportunity to everyone. Obviously, if there is some outlier in your resume, suppose आपके 8 gap years हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली दे विल आस्क यू दैट व्हाट इज द रीजन दैट देयर सो मेनी गैप ईयर्स, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टिल नाउ। तो इसका अगर आप आंसर डिफेंसिव होके देंगे या आप एम्बेरसमेंट फील करेंगे, दैट विल एक्चुअली गिव अ मैसेज टू द पैनल कि यार आपने शायद कुछ किया नहीं है, और आप टाइम पास कर रहे हो, और आप यहाँ पे भी बस ऐसे ही पहुंच गए हो किसी तरह, बट यू यू डू नॉट इंटेंड टू अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखते हैं और ये बोलते हैं कि यस सर देयर हैव बीन सम गैप ईयर्स एंड आई हैव डन सम मिस्टेक्स, ठीक है, जो भी आपने मिस्टेक्स की, मे बी यू डिडंट चूज द राइट सेट ऑफ एग्जाम्स, जो भी किया आप उसको ऑनेस्टली बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे सर दोज 8 years I feel that I didn't waste those 8 years. I invested my time in this thing and I learned a lot of qualities out of that. You can list those qualities. That will kind of give confidence to the interview panel that yes,
8 years you have not been doing anything which is helping you earn, but still you have been investing time in something that is making a great personality out of you, which you are today. तो हमें हर आंसर को एक राइट कॉन्टेक्स्ट में लेना है, डिफेंसिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना है, ठीक है? दे आर जस्ट क्यूरियस टू नो कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, आपके मार्क्स कम है, उसका कोई रीजन होगा, राइट? क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में, सेबी के इंटरव्यू में आए हैं, तो आप टॉप के 200-300 लोगों में हैं, इंडिया के 50,000 लोग जो अपीयर किए थे, इट मीन्स यू हैव इट इन यू टू अपीयर एट द बिग स्टेज, बट आपके मार्क्स नहीं आए, यू माइट हैव डन सम मिस्टेक्स, आप ऑनेस्टली एडमिट करो, ठीक है? दैट विल शो योर ऑनेस्टी। ऐसा तो नहीं आपने कोई खून कर रखा है और आप उसको छुपा रहे हैं, आप बताइए सर मैं नहीं पढ़ा था, आई वाज नॉट सीरियस, आई वाज हैविंग दिस प्रॉब्लम at my home. So be honest and don't be defensive. Always believe in yourself that since you are sitting here, you have some qualities inside you and you have it in you to clear this exam and become a SEBI grade A officer. तो नेगेटिव सोचना नहीं है, हर क्वेश्चन को एक राइट कॉन्टेक्स्ट में लेना है, अच्छे से आंसर करना है विद अ पॉजिटिव माइंडसेट. दिस क्वेश्चन इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली गिव क्लैरिफिकेशन दैट दिस इज नॉट अ ब्लैमिश ऑन योर resume, rather it is something that happened and you have learned a lot out of it. उस तरह से उसको हमें देखना है. बाकी फाइनल पंच मैं ये बोलूँगा, काफ़ी लोग तैयारी करेंगे, इधर उधर का पढ़ेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, स्टैटिक नॉलेज पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे. मैं आपको दो किताबें बताऊंगा जो मुझे लगता है दैट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर थिंकिंग, इन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स सेबी एंड व्हाई यू विल बी सिटिंग देयर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. अगर आपने किताबें अच्छे से पढ़ी है ना, तो आपको एकदम एक 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 मतलब होता है ना, हाई मिलेगा कि यार यू आर एट द राइट प्लेस एंड यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो एक जीएन बाजपेयी की किताब है, गेम चेंजर्स मेमोयर, ठीक है? इनमें ये बहुत पुराने सेबी के एक्स चीफ रह चुके हैं, तो जो आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा, सेबी के अर्ली डेज में से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि सेबी को क्या प्रॉब्लम्स थी और सेबी ने कैसे इवॉल्व किया. तो यू माइट इवन टेल नो द स्टोरीज फ्रॉम दिस बुक, the learnings from this book in your introduction, that why do you want to join SEBI because you were influenced by this book. ठीक है? बाकी एक यूके सिन्हा की किताब है गोइंग पब्लिक, जिसमें यूके सिन्हा अगेन अपने टाइम के बारे में बात करते हैं व्हेन ही वाज एट सेबी. Again, this book would be a good read, will help you understand the internal functioning of SEBI, the challenges the senior management encounter, and the pressure they have on them to deliver. तो ये आई थिंक दो किताबें पढ़कर आपको एक जो मोटिवेशन मिलेगा, एक हाई मिलेगा, और एक जो कहते हैं ना क्लैरिटी मिलेगी कि आप यही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, शायद वो बहुत सामने से आपको दिखेगी और आप वही इंटरव्यू में जब डिपिक्ट करेंगे, इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यू पैनल. बाकी अगर आप सेबी के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ असिस्टेड कोर्सेज चाहते हैं, तो हमारे पास सेबी का दो कोर्स रहते हैं. एक हमारे पास गोल्ड कोर्स रहता है सेबी का, विच इज़ फॉर फेज 1 + 2 + इंटरव्यू, और एक हमारे पास सिल्वर कोर्स रहता है विच इज़ फॉर फेज 2 + इंटरव्यू. ठीक है? तो गोल्ड कोर्स इज फॉर एंटायर प्रिपरेशन, सिल्वर कोर्सेज फॉर फेज 2 प्रिपरेशन. इसमें आपको फेज 1 का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे. शायद करंट अफेयर्स मिल जाएंगे लेकिन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा फेज 1 का. और फेज 1 के पेपर 1 के मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे. बट हाँ, फेज 1 का जो पेपर 2 का मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि फेज 2 का जो पेपर 2 है दैट ओवरलैप्स विद सेबी फेज 1 पेपर 2, वो आपको सिल्वर में भी मिल जाएगा. ठीक है? बाकी हमारी टेस्ट सीरीज भी है विच यू कैन यूज फॉर सेल्फ प्रिपरेशन. So with that, I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.